नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका दर्पण सिविल सर्विसेज के YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम पेपर 2B का जो इकोनॉमिक सेक्शन है, जिसमें मुख्यतः कृषि की चर्चा की गई है, उसका टॉपिक हमने क्या है पढ़ना चालू किया है, भारतीय कृषि। अभी तक हमने 2 टॉपिक इसमें कवर किए हुए हैं। पहला टॉपिक जो फर्स्ट डे लेक्चर में पहले लेक्चर हमने कवर किया था वो था कृषि का महत्व, और जो दूसरा टॉपिक था वो था कि भारतीय कृषि का स्वरूप कैसा है, भारतीय कृषि की सामान्य विशेषताएं कैसी हैं। इन 2 टॉपिक्स को हमने कवर किया था। और जैसे हमने पैटर्न में डिस्कस किया था कि हमारा पैटर्न ये रहेगा कि हम टॉपिक कवर करने के बाद उससे संबंधित प्रश्नों को भी वहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चूँकि हमने पहले लेक्चर में कोई प्रश्न नहीं लिया था, क्योंकि वो पहली क्लास थी, कुछ खास पढ़ा नहीं गया था। तो हमने दूसरे लेक्चर से टॉपिक चालू किए, दूसरे लेक्चर से प्रश्न लेना चालू किए थे। और उस दूसरे लेक्चर में जो हमने पहला प्रश्न आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, वो था कि भारतीय कृषि या कृषि का सामाजिक आर्थिक कल्याण में किस प्रकार योगदान है या किस प्रकार सहायक सिद्ध हो सकती है। 5 नंबर का उत्तर प्रश्न था, जिसमें आपको अधिक से अधिक 50 से 60 शब्द लिखने की क्या है गुंजाइश रहती है। जो अभी का जो पैटर्न है MPPSC को, उसमें 50 से 60 शब्द आप लिख सकते हैं। ये आपका प्रश्न था। इस प्रश्न का उत्तर हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन आगे बढ़ने के पहले 2 चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। पहला कि हमारे दर्पण ग्रुप की एक प्री का अभी बैच चल रहा है, जिसमें आपको प्री के क्वेश्चन प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दिए जाते हैं, और उनके उत्तर उसी दिन वीडियो फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध करा दिए जाते हैं। और दूसरा, हमारा 75 डेज का मेंस का प्रोग्राम चल रहा है। उस मेंस के प्रोग्राम के तहत भी आपको प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रश्न जो भी रहते हैं वो भी उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, और उनके उत्तर उसी दिन शाम को हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध करवा दिए जाते हैं, जिसमें उनका डिस्कशन किया जाता है, और साथ ही साथ उनकी आंसर राइटिंग कैसे की जानी चाहिए थी, इस बारे में भी चर्चा की जाती है। अब आज की बात करते हैं वापस। हमने जो आपको प्रश्न दिया हुआ था कि उसका उत्तर लेखन कैसे करेंगे, 50 शब्दों के लगभग 50 से 60 शब्दों में कैसा लिखा जाना चाहिए, एक आइडियल उत्तर कैसा होना चाहिए, उसका आदर्श उत्तर, है ना। तो चूंकि हमारा क्या है, इसमें 2 चीज़ों को पूछा गया है। पहला, सामाजिक कल्याण कैसे होगा, और दूसरा, आर्थिक कल्याण कैसे होगा, है ना। सबसे पहले तो सामाजिक कल्याण को समझना आवश्यक है और आर्थिक कल्याण को समझना आवश्यक है। अगर आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए तो उत्तर लेखन इसका बहुत आसान हो जाएगा। इसमें जो पहला पॉइंट आता है आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण को हम सीधी सी बात है किस फॉर्म में हमेशा देखते हैं, मॉनेटरी रूप में, मतलब कि मुद्रा के रूप में, कि हमारा उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। जैसे अब कृषि है, कृषि में जो किसान इन्वॉल्व हैं, उनकी कृषि से कुछ ना कुछ जो उपज हो रही है उसको बाजार में बेचेगा, या तो सरकार के पास बेचेगा MSP के तहत, या खुले बाजार में बेचेगा। तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगी, कुछ ना कुछ उसको आय प्राप्ति होगी, पहला। दूसरा, कृषि से ही क्या होता है, जो उपज होती है, जो उससे पूंजी निर्माण होता है, उसी पूंजी निर्माण का बाद में सरकार प्रयोग कहाँ करती है, सामाजिक कल्याण के लिए, निवेश करने के लिए। तो एक तरीके से सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण का वो भी आधार हो जाता है। कृषि से ही क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। कृषि से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। उस राष्ट्रीय आय वृद्धि का परिणाम अल्टीमेटली कहाँ दिखनेगा, कि सीधी सी बात है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है, मतलब सरकार के पास पैसा आ रहा है। सरकार उस पैसे को क्या करेगी, वापस से पुनः क्या करेगी, जनता पे खर्च करेगी। और जनता तो किसान भी तो जनता ही है, किसान भी उसी का पार्ट है, 70% आबादी है उनकी, लगभग लगभग, है ना। ये क्या कहला जाता है, आर्थिक कल्याण। सामाजिक कल्याण, सामाजिक कल्याण के कुछ आधार होते हैं, उन आधारों पर ही उसको क्या किया जाता है, हमेशा मापा जाता है। वो आधार क्या होते हैं, एक मोटा मोटा अगर टर्म देखा जाए तो उसमें क्या होता है, जीवन स्तर में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। अब ये जीवन स्तर के तहत क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं, तो इसको सामान्य तौर पर अगर जीवन स्तर के तौर पर जो के तहत जो चीज़ सम्मिलित की जाती है, तो उसको हम ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है हमारा HDI, उसके आधार पर देख सकते हैं। उसके तहत क्या क्या चीज़ों सबको शामिल किया जाता है, कि आपके यहाँ पे शिक्षा का स्तर कैसा है, आपके यहाँ पे स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, आपके यहाँ पे गरीबी का स्तर कैसा है, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, उसके तहत शामिल होती हैं। शिक्षा में अलग अलग आयाम होते हैं, ऐसे ही स्वास्थ्य में अलग अलग आयाम होते हैं। स्वास्थ्य में आयाम कैसे हो जाते हैं, कि आपके यहाँ शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, आपके यहाँ पे जो जीवन प्रत्याशा होती है, औसत जीवन प्रत्याशा, वो कितनी है। ये पॉइंट कवर किए जाते हैं। शिक्षा में कि आपके यहाँ पे जो शिक्षा का स्तर है वो कितना है प्रतिशत के हिसाब से। दूसरा, कि आपके यहाँ पे जो वो है नामांकन दर होती है वो कितनी है। इन सब चीज़ों को कवर किया जाता है। तो ये सामाजिक कल्याण के क्या होते हैं, मापक होते हैं।
अब चूंकि हमको पता चल गया कि सामाजिक कल्याण के मापक क्या हैं, आर्थिक कल्याण के मापक क्या हैं, तो इसके आधार पर हम अपने पॉइंट को टैकल कर सकते हैं। बस अब हमको आवश्यकता क्या होगी कि इन पॉइंट को जब हम वहाँ पुट कर रहे होंगे तो हमको वहाँ पे अपने पॉइंट को साबित करने के लिए, सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ डेटा देना पड़ेगा। इकोनॉमी में एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर लेखन में बहुत आवश्यक है कि अगर आप डेटा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पॉइंट लिख रहे हैं कि गरीबी में कमी आएगी, शिक्षा का स्तर बेहतर होगा, स्वास्थ्य का स्तर बेहतर होगा, अगर सिर्फ इतना पॉइंट लिख रहे हैं आप, तो ये पॉइंट किसी मतलब के नहीं है। आप आरजीपीवी का पेपर लिख रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी का पेपर लिख रहे हैं जिसमें आप कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो आपको सामने वाला नंबर भी नहीं देगा अगर आप अपने पॉइंट को सिद्ध नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब चूंकि 5 नंबर का क्वेश्चन, अब इस सीधे आते हैं कि उत्तर लेखन कैसा होना चाहिए इसका। उत्तर लेखन में एक चीज़ जानना जरूरी है अभी कि उत्तर लेखन के 3 पार्ट होते हैं ना। पहला पार्ट क्या होता है कि आप इंट्रो क्या दे रहे हैं, दूसरा मेन जो बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट रहेगा जिसमें हमसे जो पूछा गया है उसको हम डिस्कस करेंगे, और तीसरा कंक्लूजन पार्ट। ठीक है, अब इंट्रो पार्ट के लिए एक चीज़ याद रखनी जरूरी है कि चूंकि अभी क्या पैटर्न चेंज हुआ, मध्य प्रदेश का पैटर्न चेंज हुआ, मतलब पहले क्या होता था, 6 नंबर का प्रश्न रहता था, 1 पेज लिखना होता था, मतलब कि आपके पास काफ़ी जगह रहती थी, 1 पेज मतलब कि लगभग 100 शब्द में लिखना होता था, काफ़ी जगह रहती थी, इंट्रो कंक्लूजन आराम से बनाया जा सकता था। पर चूंकि अब समस्या ये खड़ी हो गई, उन्होंने 5 नंबर का प्रश्न कर दिया और शब्द की सीमा भी कितनी कर दी, अधिकतम 50 शब्द कर दी, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद को रियायत दे के 60 शब्द लिख सकते हैं। अब इसमें ये दिक्कत आती है कि इंट्रो और कंक्लूजन लिखने में क्या थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, लेकिन फिर भी एक अगर आप उस चीज़ को अच्छे से तरीके से फ्रेम कर पा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन का या 1.5 लाइन का इंट्रो और 1.5 लाइन का कंक्लूजन लिखा जा सकता है, और बाकी पोर्शन जो रहेगा बीच का उसमें आप बॉडी पार्ट जो पूछा गया है उसको मेंशन कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो अब अगर इसका इंट्रो बनाएं, जो हमारा आज का प्रश्न है कि कृषि का सामाजिक आर्थिक कल्याण में योगदान, इसका इंट्रो बनाएं तो एक बहुत ही अच्छा इंट्रो बन सकता है। डेटा के साथ आप जो चीज़ें आगे बताने वाले हैं उसी को यहाँ पे कवर कर सकते हैं। वो इंट्रो क्या हो सकता है कि हमारे देश की 70% ग्रामीण लोगों के जीविकोपार्जन का आधार क्या है, कृषि है, और उस कृषि का 43% योगदान किस में है, जीडीपी में, और 16% का योगदान किस चीज़ में है, रोजगार प्रदान करने में, जो देश में कुल रोजगार है, जब कार्यशील जनसंख्या है। तो ये आपने एक 1.5 लाइन का इंट्रो इसमें तैयार कर दिया, कोई खास जगह भी नहीं गई, और हमने 3 तरीके का उसमें डेटा भी प्रदान कर दिया। तो ये क्या हुआ, इसको इंट्रो पार्ट। अब इसके कंक्लूजन पार्ट में आते हैं। आर्थिक कल्याण में किस प्रकार से सहायक है और सामाजिक कल्याण में किस प्रकार से सहायक है। आर्थिक कल्याण में जैसे हमने आर्थिक कल्याण के क्या आयाम होते हैं उसको डिस्कस किया था, तो उन्हीं आयामों को यहाँ फिट करना है और आपका उत्तर तैयार हो जाएगा। जैसे हमने एक आयाम डिस्कस किया कि प्रति व्यक्ति आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब प्रति व्यक्ति आय, सीधी सी बात है, जो किसान है, कृषक उपज फसल का उत्पादन करता है, उसको बाजार में बेचता है, तो उसको कुछ ना कुछ धनराशि प्राप्ति होगी, उससे अल्टीमेटली क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि दर्ज होगी। अगर आज की तारीख में बात करें किसानों की आय क्या चल रही है, तो लगभग जो सालाना प्रति व्यक्ति आय है कृषकों की, है ना, ये हम देश की प्रति व्यक्ति आय की बात नहीं कर रहे, कृषकों की प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं। कृषकों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,22,000 रुपये के लगभग है, 1,22,616 रुपये है। वहीं अगर इसको देश की प्रति व्यक्ति आय से कंपेयर करें तो देश की प्रति व्यक्ति आय से कुछ कम है। देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1.28 लाख, मतलब 1,28,000 रुपये है, उससे लगभग 6-7 हज़ार रुपये क्या है, कम है। तो इस प्रकार से क्या कर रही है, आर्थिक कल्याण कर रही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरे तरीके से कैसे हो रहा है आर्थिक कल्याण, कैसे होगा, रोजगार सृजन में वृद्धि। अब हमने देखा हुआ है, इस चीज़ को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि 43% रोजगार कहाँ से आता है, कृषि क्षेत्र से आता है। 43% जो हमारे देश की जो कार्यशील जनसंख्या है, 43% लोग कृषि में लगे हुए हैं। तो सीधी सी बात है, जो लोग यहाँ पे कृषि में लगे हुए हैं, रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली उनकी आय बढ़ेगी, और अल्टीमेटली उस आय का वो प्रयोग कहाँ करेंगे, अपने जीवन स्तर सुधार में करने वाले हैं। ठीक है, मतलब कि आर्थिक कल्याण से ही क्या जुड़ा हुआ है, उनका सामाजिक कल्याण जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट इसमें जो आता है वो है कि आर्थिक आय वृद्धि में योगदान कैसे है, या राष्ट्रीय आय वृद्धि में योगदान कैसे है। तो हमने इस पॉइंट को पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि अगर कृषि उत्पादन में 1% की वृद्धि होती है, जैसे अभी आज की तारीख में जो चल रहा है, कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा जीडीपी वृद्धि दर कम हुई है, पर फिर भी लगभग 2.5 से 3%, 4% के आसपास जो कृषि वृद्धि दर है, उसमें मान लो 1% की वृद्धि और हो जाती है, तो उस 1% वृद्धि का असर कहाँ पर दिखेगा हमको, राष्ट्रीय आय में दिखेगा, जिसमें 0.7% की वृद्धि होगी। और इस राष्ट्रीय आय की वृद्धि का असर कहाँ दिखेगा, लोक कल्याण में, समाज कल्याण में दिखेगा। क्यों, क्योंकि इस पैसे को सरकार अल्टीमेटली लोक कल्याण में ही खर्च करने वाली है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा, निर्यात में 2.5% का योगदान होगा। अब 2.5% का योगदान होगा निर्यात में, तो उससे अल्टीमेटली क्या होने वाला है, लोगों को फायदा होगा निर्यात करके उत्पादों का। ठीक है,
तो एक तरीका वो हो गया। अगला आता है कच्चे माल की आपूर्ति। कच्चे माल की आपूर्ति से हमारे यहाँ पे क्या चलेगा, उद्योग धंधे चलेंगे। उद्योग धंधे चलेंगे तो सीधी बात है लोगों को रोजगार प्राप्त होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, वो आर्थिक कल्याण का माध्यम बन के उभरेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि कृषि आर्थिक कल्याण में क्या है, सहायक सिद्ध होती है। कृषि आर्थिक कल्याण में सहायक सिद्ध होती है, ठीक है। अगला आता है सामाजिक कल्याण। अब सामाजिक, अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है इंट्रो से लेकर के यहाँ तक में, इंट्रो से लेकर के और आर्थिक कल्याण तक में ज़्यादा से ज़्यादा ये 25 से 30 शब्द जाएगा, है ना। 25 से 30 शब्द में ये कहानी हो गई है। बाकी अभी हमारे पास लगभग आधे शब्द बच रहे हैं, तो उन आधे शब्दों में हमारा अगला उत्तर का अगला पोर्शन आ जाएगा, जिसमें क्या है कि सामाजिक कल्याण कैसे कृषि सहायक होती है। जैसे हमने सामाजिक कल्याण के जो आयाम डिस्कस किए, उन्हीं आयामों में हमको क्या कर देना है, कृषि संबंधित डेटा को फिट करना है और हमारा उत्तर लिखा जाएगा। जैसे हमने क्या एक पॉइंट क्या देखेंगे कि कृषि से क्या होता है, खाद्य सुरक्षा आती है। कृषि से खाद्य सुरक्षा आती है। अब ये कैसे होता है, तो कृषि से हमने आत्मनिर्भरता प्राप्त की है, उस आत्मनिर्भरता से हमने खाद्य सुरक्षा प्राप्त करनी। इस पॉइंट को हमेशा एक याद रखना कि आत्मनिर्भरता एक अलग चीज़ होती है और सुरक्षा एक अलग चीज़ होती है। आपके देश में अगर आत्मनिर्भरता है, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता है, इसका मतलब ये नहीं है कि खाद्य सुरक्षा आपने सिद्ध कर ली है। मतलब आपके यहाँ पे, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, 130 करोड़ लगभग है। 130 करोड़ की जनसंख्या के लिए जो भी खाद्यान्न आवश्यकता है उसकी हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं। जैसे अभी आज की तारीख में देखा जाए, जो पिछले वर्ष प्रोक्योरमेंट हुआ, सरकार ने खरीदारी की, उसमें 303 लाख मीट्रिक टन का क्या किया गया, उत्पादन किया गया किसानों के द्वारा। मतलब 303 लाख मीट्रिक टन जो है 130 करोड़ आबादी के लिए पर्याप्त होता है, उनके भरण पोषण के लिए। ये क्या हो गई, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता हो गई कि हम हमारी आबादी के लिए उत्पादन कर पा रहे हैं। खाद्य सुरक्षा क्या होती है कि आप उत्पादन तो कर पा रहे हैं, पर समस्या कहाँ पे आती है कि वो 130 करोड़ जो लोग हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन तक भोजन पहुंच ही नहीं पाता। खास करके दूर दराज क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो सरकार के डेटा में कभी रजिस्टर ही नहीं हो पाए हैं, उनका किसी तरीके का कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, सरकार उन तक पहुंच नहीं पा रही, वो सरकार तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, तो ये लोग क्या होते हैं, नेग्लेक्ट हो जाते हैं सोसाइटी से। इन तक खाद्यान्न कभी पहुँच नहीं पाता है। मतलब आपकी आत्मनिर्भरता जो थी वो खाद्य सुरक्षा स्थापित करने में किसी काम नहीं आई, ठीक है। तो ये क्या है, तो यहाँ से क्या होगा, समाज कल्याण होगा कृषि से। उस समाज कल्याण के तहत क्या होगा, खाद्य सुरक्षा स्थापित कर सकते हैं आप। वो कैसे करेंगे, मिड डे मील, पीडीएस, अंत्योदय अन्न योजना हो जाती है, आईसीडीएस प्रोग्राम चलता है। इन सब के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, खाद्यान्न वितरण कर सकते हैं और उसकी स्थापना कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अल्टीमेटली इससे क्या होगा, गरीबी में कमी आएगी, भुखमरी में कमी आएगी, है ना। हमको क्या है, गरीब समाज कल्याण का आयाम क्या होता है, गरीबी में कमी आनी चाहिए, भुखमरी में कमी आनी चाहिए। तो ये समस्या तो हमारी क्या हो रही है, यहाँ से सॉल्व हो रही है खाद्य सुरक्षा सिर्फ स्थापित करने से, है ना। अगला आता है समावेशी विकास में सहायक। वही पॉइंट है जो ऊपर डिस्कस किया हमने समावेशी विकास में, कि कृषि से क्या होता है, कृषि दो तरीके से क्या कर रही है, समावेशन कर रही है। पहला, सभी छोटे छोटे कृषक जो इसमें शामिल हो जाते हैं कृषि कार्य में, तो वो क्या करते हैं, ये बटाईदार या काश्तकार के रूप में शामिल होते हैं। तो उससे क्या होगा, उनकी अपनी आय वृद्धि होगी, जिससे वो क्या करेंगे, अपना जीवन स्तर सुधारेंगे। और दूसरा कि यहाँ पे जो कृषक, श्रमिक आदि लोग होते हैं, कृषक श्रमिक होते हैं, मजदूर होते हैं, जो ये लोग भी तो इसी कार्य में इन्वॉल्व हैं, तो ये लोग भी क्या हो जाते हैं, अपनी आय वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से क्या होगा, समावेशन का मतलब होता है हम सभी को समावेशित कर रहे हैं विकास की प्रक्रिया में। कृषि यही तो कर रही है। कृषि के माध्यम से समाज का हर वर्ग क्या होता है, उसमें समाहित हो जाता है। तो ये क्या होती है, कृषि समावेशन में सहायक होती है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो हमने डिस्कस किया कि जीवन स्तर में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार होता है, शिक्षा स्वास्थ्य में। सीधी सी बात है, किसान की आय बढ़ेगी तो अपना शिक्षा, अपना स्वास्थ्य स्तर को सुधारना चाहेगा, ताकि उसकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भी ये क्या मिल सकते, एक अच्छा जीवन स्तर मिल सके, इसलिए वो प्रयास करेगा। इस प्रकार हमने क्या देखा, इसका उत्तर देखा। और इसमें क्या कर सकते हैं, आगे हम एक कंक्लूजन बना सकते हैं कि अतः कहा जा सकता है कि निर्वाह से पूंजीगत कृषि। पहले हमारे यहाँ कृषि किस प्रकार की थी, निर्वाह कृषि थी। अब हम क्या कर रहे हैं, पूंजीगत कृषि कर रहे हैं। निर्वाह कृषि का मतलब सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए किया जा रहा है, उससे ज़्यादा हमारी अपेक्षाएं नहीं है। अब पूंजीगत कृषि का मतलब क्या है, हम उसमें अच्छा खासा पैसा निवेश कर रहे हैं, अच्छा उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। पूंजीगत की ओर गतिशील भारतीय कृषि कृषकों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के माध्यम से उनकी आय दोगुनी करने में सहायक है। भारत सरकार का जो अगला एक बहुत बड़ा टारगेट है कृषि क्षेत्र में, वो है कि 2022 तक में कृषकों की आय दोगुनी कर देना। कहाँ सफल होंगे, कितना सफल होंगे, ये सब भविष्य की गर्द में है। पर ये इस तरीके से क्या हो सकती है, कृषि सहायक सिद्ध हो सकती है उनकी आय दोगुनी करने में। तो ये हमने कंक्लूजन बनाया।
और इस तरीके से हमारा क्या है उत्तर हो गया पूरा, जिसमें हमने लगभग 50 से 60 शब्द लिखे और हमारे प्रश्न की जो डिमांड थी उसको भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे पूर्ण कर दिया। ठीक है, अब आज क्या हम आते हैं, आज के हमारा टॉपिक जो भी है जो है उसको डिस्कस करते हैं। वो टॉपिक क्या है? टॉपिक का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का विकास, या नियोजन काल में, आर्थिक नियोजन काल में कृषि का विकास, या कृषि में विकास का अनुभव उसी को बोल सकते हैं, या इसी को बोल सकते हैं कि चरणबद्ध तरीके से भारतीय कृषि का विकास कैसे हुआ, अलग अलग स्टेप वाइज में अलग अलग तरीके से कृषि का विकास कैसे हुआ, इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इसको डिस्कस करने में हम एक चीज़ जान लेते हैं कि इसमें टोटल 5 चरण में हम कृषि को डिवाइड करेंगे। 1947 के काल से हम कृषि देखेंगे, उसके पहले देखने का हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे देश की हमारी अपेक्षाओं वाली सरकारें नहीं होती थी, ब्रिटिश सरकार चल रही थी, गुलामी का काल था, तो हम उसके बाद का काल को ही देखना चालू करेंगे, है ना। तो इस पूरी प्रक्रिया को कहे जो चरण हैं इसको हम 5 चरणों में डिवाइड कर लेंगे जो अभी तक चल रहा है, और उसमें अलग अलग उस समय क्या उद्देश्य थे और उनमें क्या परिणाम प्राप्त हुए उसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। पहला आ जाता है इसमें प्राथमिक चरण। प्राथमिक चरण जो चला हमारा 51 से 66 के बीच चला, मतलब 51 में क्या हुआ, हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना चालू होती है, उस समय से लेकर के 1966 तक, मतलब कि हरित क्रांति या तीसरी पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक हमारा ये पूरा टाइम पूरा चलेगा। इस काल को क्या बोला जाता है? हरित क्रांति के पूर्व का काल। हरित क्रांति हमारे देश में 66-67 में चालू होती है, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना रहती है उसको खत्म हो रही होती है, और जो हमारा वार्षिक प्लान जो होते हैं उनको योजना काल जो चल रहा होता है, प्रत्येक वर्ष के जो प्लान आएंगे उनको जो बोला जाता है, उस समय क्या होती है कृषि चालू होती है, उस समय ये काल माना जाता है। अब इसमें क्या होता है, कृषि क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। कृषि क्षेत्र का विकास करना इसका उद्देश्य क्यों कि हमारे देश में उस समय क्या थी, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता नहीं थी, लोग भुखमरी से मर रहे थे, लोग हमारे यहाँ पे निरंतर अकाल पड़ रहे थे, है ना। उस समय की स्थिति आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उस समय कृषि के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में इतनी विकराल स्थिति थी कि देश के प्रधानमंत्री को, मतलब कि शास्त्री जी को जनता के सामने आकर के ये कहना पड़ता है कि जो लोग सक्षम हैं दोनों समय का भोजन कर रहे हैं, वो क्या करें, सिर्फ एक समय का भोजन करें, ताकि जिनको एक समय का भोजन भी नहीं मिल पा रहा है उनको कम से कम एक समय का भोजन तो मिले। ये उस समय के हमारे देश की खाद्यान्न की स्थिति थी, कृषि की स्थिति थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उसका उद्देश्य हो गया। अब उसका परिणाम क्या हुआ, तो उत्पादकता में अल्प वृद्धि दर्ज हुई। उत्पादकता में अल्प वृद्धि दर्ज क्यों हुई, इसका एक कारण है, हमारी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें आपने क्या उद्देश्य रखा कि कृषि क्षेत्र का क्या करना है, आपको विकास करना है, बहुत अच्छी बात है, करिए आप। लेकिन उसमें समस्या कब खड़ी हो गई, जब आपने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपने उद्देश्य को, लक्ष्य को बदल दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सरकार का मेन उद्देश्य लक्ष्य रहा वो था औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना। ये क्या पॉलिसी में आपने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। इससे क्या हुआ, उसका प्रभाव कहाँ पड़ा, कृषि क्षेत्र में। इससे क्या हुआ, उत्पादकता में अल्प वृद्धि दर्ज हुई, ठीक है। अगला चरण आता है द्वितीय चरण, जिसमें क्या देखेंगे हम कि 1966 से 1988 का काल था, मतलब कि क्या है, हरित क्रांति चालू हो गई है, उस समय से लेकर के 80 तक का काल को हम मानते हैं, ठीक है। इसमें इस काल को क्या बोला जाता है, हरित क्रांति का काल बोला जाता है। हरित क्रांति इस समय चली, ठीक है। इससे क्या हुआ, हरित क्रांति से खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हुई, मतलब अब भारत क्या है, अपने लोगों की कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। इसके परिणाम क्या हुए उसको देख लेते हैं। तो खाद्यान्न में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई का मतलब क्या है कि गेहूं में 5 गुना वृद्धि दर्ज हुई, चावल में 7 गुना वृद्धि दर्ज हुई। गेहूं में 5 गुना और चावल में 7 गुना वृद्धि दर्ज हुई। और उससे क्या हुआ, हमारे लोगों में जो भूखमरी की समस्या थी वो खत्म हुई, और साथ ही साथ गरीबी आदि में क्या हुआ, थोड़ा कमी आई, है ना। अगर आज की तारीख में बात करें, ये जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है आज के समय का लिखा हुआ है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का क्या है, आज तीसरा स्थान है, और चावल उत्पादन में क्या है, दूसरा स्थान है। मतलब भारत एक बहुत अच्छी स्थिति में है। और साथ ही वहीं क्या हुआ कि कृषि जोत क्षेत्र में क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो मतलब सीधी सी बात है, पहले कृषि जोत क्षेत्र क्या है,
उसमें एक सीमित स्तर में होती थी, मतलब कि समझ लो 55 लाख हेक्टेयर में हो रही है, तो उससे क्या हुआ, उसका स्तर लगातार बढ़ता गया। सीधी सी बात है, क्योंकि किसानों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, तो क्या है, जो बंजर भूमि है उसमें भी कृषि करना चालू करेगा। बंजर भूमि में कृषि करना चालू करेगा कैसे, बंजर भूमि का विकास करके। इसके लिए सरकार ने क्या है, अलग से योजनाएं चलाई, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम चलाया, मरुभूमि विकास कार्यक्रम चलाया, है ना। इससे क्या हुआ, कृषि जोत क्षेत्र में वृद्धि हुई। अगला आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण में क्या है, 1981 से 1991 का काल माना जाता है। ये हरित क्रांति के विस्तार का काल था। जैसे हमने क्या देखा, इसके पहले का जो चरण था 66 से 80 का चरण, वो क्या था, हरित क्रांति का चरण था, ठीक है। अब हरित क्रांति के बाद का जो चरण आएगा उसको क्या बोला गया, मतलब 81 से 91 का, 81 समय चालू हुआ, 91 तक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि 91 में क्या हो जाएंगे, आर्थिक सुधार हो जाएंगे, एलपीजी आ जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो जाएगा, है ना, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उस दौरान क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, और उससे कृषि भी कोई अछूता नहीं रहेगा, ठीक है। कृषि में भी बहुत सारे परिवर्तन आएंगे। इस कारण के इस काल को क्या बोला जाता है, हरित क्रांति के विस्तार का काल बोला जाता है, ठीक है। हरित क्रांति के विस्तार का काल, इसका उद्देश्य क्या था, हरित क्रांति से उत्पादन में क्या करना, वृद्धि करना। हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि करना, हरित क्रांति से उत्पन्न क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना, हरित क्रांति से उत्पन्न क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि क्षेत्रीय असमानताएं किस प्रकार की थी। ये क्षेत्रीय असमानताएं 3 प्रकार की थी। पहली असमानता कौन थी, वैयक्तिक असमानता, ठीक है, वैयक्तिक असमानता। ये वैयक्तिक असमानता क्या थी कि हरित क्रांति का जो लाभ था वो बड़े कृषकों को ही सबसे ज़्यादा हुआ। हरित क्रांति क्या एक ऐसी क्रांति थी जिसमें क्या है, आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, निवेश करना पड़ेगा। जो निवेश करने के लिए पूंजी लगती है वो सिर्फ बड़े कृषकों के पास थी, वो छोटे कृषकों के पास थी नहीं। हमारे देश में जो छोटे और लघु और सीमांत कृषक हैं वो कलेक्टिव रूप से लगभग 86% हैं। कितने, 86%, मतलब देश के जो किसान वो 86% हैं। ऐसे किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, वो 86% है। सीधी बात है, उनके पास क्या है, पूंजी रहेगी नहीं तो निवेश करेंगे नहीं, तो हरित क्रांति इनके लिए क्या है, धता है। ये हरित क्रांति के प्रभावों से क्या रहेंगे, अछूते रहेंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इनके जीवन में, है ना। तो ये क्या हुआ क्षेत्रीय असमानता के दौरान, कि यहाँ पे वैयक्तिक क्या हुई, असमानता उत्पन्न हुई, वैयक्तिक विसंगति उत्पन्न हुई, ठीक है। मतलब बड़ा किसान जो था उसने निवेश किया और उत्पादन को बढ़ाया तो अमीर होता चला गया, छोटा किसान पैसा नहीं था, निवेश नहीं कर पाया तो गरीब होता चला गया। तो ये क्षेत्रीय असमानता में पहला क्या हुआ, वैयक्तिक असमानता। दूसरा असमानता क्या हुआ, अंतरराज्यीय असमानता, मतलब अंतरराज्यीय, राज्यों के मध्य। मतलब क्या हुआ, हरित क्रांति का कुछ राज्यों में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, कुछ राज्य इससे क्या रहे, अछूते रहे। किन राज्यों में ज्यादा प्रभाव पड़ा, पश्चिमोत्तर राज्यों में, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तरी राजस्थान हो गया, यहाँ तमाम क्या हुआ, ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यहाँ के जो किसान थे ज़्यादा समृद्ध हुए इस चीज़ से। बाकी जो राज्य थे, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, साउथ के राज्य, यहाँ पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तो ये राज्यों के मध्य असमानता उत्पन्न हुई। तीसरी जो क्षेत्र असमानता आई वो थी अंतर्राज्यीय असमानता। अंतरा मतलब राज्यों के अंदर ही अंदर असमानता उत्पन्न हो गई। उदाहरण के लिए जैसे मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, उसको कई हिस्सों में डिवाइड किया गया, मालवा क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र है, बघेलखंड क्षेत्र है, इस टाइप से डिवाइड करके रखे हैं। अब हरित क्रांति के प्रभाव को देखें तो मालवा क्षेत्र में क्या हुआ, हरित क्रांति का प्रभाव ज़्यादा पड़ा, बुंदेलखंड बघेलखंड में कम प्रभाव पड़ा, वो क्षेत्र क्या रहे, उससे अछूते बने रहे। तो मालवा क्षेत्र में प्रभाव ज़्यादा पड़ा तो सीधी बात है वहाँ पे कृषि की वजह से ज़्यादा विकास हुआ, वहाँ के जो किसान थे समृद्ध हुए, उनकी स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा, ठीक है। तो ये क्या था, क्षेत्रीय असमानता इस प्रकार से हुई। दूसरा क्या हुआ, फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिला। फसल विविधीकरण को बढ़ावा कैसे मिला, तो पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही सीजन में फसल कृषि की जाती थी, ठीक है, या तो रबी में कर लेंगे या खरीफ में। तो यहाँ से क्या किया गया, दोहरी फसल तकनीक को अपनाया गया, दोहरी फसल प्रणाली को अपनाया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या किया हुआ कि अन्य प्रकार की फसलों को भी बोया जाने लगा, मतलब कि गेहूं और चावल के अलावा, ठीक है। अब इसका अल्टीमेटली प्रभाव क्या पड़ा उसको देखते हैं। तो दालों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। हमने देखा कि गेहूं और चावल के अलावा भी फसलों को उगाया गया, तो दालों के उत्पादन में वृद्धि हुई। और दूसरा, राज्यों के मध्य असमानता कम होना चालू हुई, ठीक है। अगला आता है चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण क्या हुआ, ये क्या है, आर्थिक सुधारों का चरण था, ठीक है, 91 से लेकर के 2004 के बीच का चरण। इसमें क्या हुआ, कृषि के सहायक क्षेत्रों में विस्तार किया गया। अब क्या हुआ था, अभी तक क्या चल रहा था, कृषि में ही विकास किए जा रहे हैं, कि पहले गेहूं चावल में विकास किया, बाद में दलहन तिलहन पे फोकस कर दिया, है ना। लेकिन कृषि की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, मत्स्य उद्योग, मत्स्य पालन हो गया, बागवानी पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशुपालन हो गया, ठीक है, वनारोपण हो गया। ये सब चीज़ें क्या होती है, कृषि की सहायक क्रिया होती है। इससे क्या होता है, कृषक की आय दोगुनी करने में सहायता होती है।
अब क्या किया गया, इन क्षेत्रों में भी फोकस करना चालू किया गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में भी फोकस करना चालू किया गया। इससे क्या हुआ, कृषि सहायक क्षेत्रों में विकास हुआ। इससे क्या हुआ, कृषि को लाभ का व्यापार बनने लगी। परिणाम क्या हुआ, कृषि लाभ का व्यापार बनने लगी। हमने पहले भी डिस्कस किया है इस चीज को कि पहले क्या होती थी, कृषि निर्वाह का माध्यम होती थी, देश है निर्वाह कृषि कर रहे थे। अब क्या हुआ, पूंजीगत कृषि होने लग गई, पूंजीगत और वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, वाणिज्यिक कृषि होने लग गई। पूंजीगत और वाणिज्यिक कृषि का अल्टीमेटली प्रभाव क्या बनता है, प्रभाव क्या पड़ता है, कृषि लाभ का व्यापार बनने लगती है। ठीक है, क्योंकि आप उसमें धन निवेश करेंगे तो अल्टीमेटली वो आपको डबल फायदा होने वाला है वहां पे, है ना, उत्पाद के रूप में। तो ये क्या था, हमारा उदारीकरण का काल था 91 से 4 का। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, आप खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं, अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है, हरित क्रांति का काफी सारा प्रभाव आ गया है, लेकिन इस दौरान भी कई सारी समस्याएं उत्पन्न हुई। ठीक है, इन समस्याओं को खत्म कहाँ किया गया, पंचम चरण में, अगले चरण में, जो अभी आज का काल चल रहा है। ये काल क्या है, 2004 से चालू हुआ था, जो अभी तक चल रहा है ना। इसमें क्या किया गया, क्या बोला जाता है इसको, कृषि कल्याण का काल, है ना, कृषि से लोक कल्याण का काल, कृषि से लोक कल्याण का काल, कृषि से लोक कल्याण, समाज कल्याण, आर्थिक कल्याण कैसे स्थापित हो, उस चीज को यहाँ पे लक्ष्य बनाया गया। क्या उद्देश्य था यहाँ पे, पहला उद्देश्य था कृषि में निवेश को बढ़ावा देना, कृषि में निवेश को बढ़ावा देना, ताकि कृषि उत्पादकता में क्या किया जा सकते, वृद्धि की जा सके। दूसरा उद्देश्य क्या था, खाद्यान्न उत्पादन में अधिक जोर देना, खाद्यान्न उत्पादन में अधिक जोर देना, ताकि हम क्या कर सके, बफर स्टॉक तैयार कर सके, आने वाली आकस्मिक परिस्थितियों के लिए हम तैयार रहें। ठीक है, तीसरा क्या उद्देश्य बनाया गया, अंतिम व्यक्ति तक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना। जैसे हमने देखा कि आपने खाद्यान्न आत्मनिर्भरता तो पहले ही प्राप्त कर ली थी, पर खाद्य सुरक्षा क्या है, प्राप्त नहीं की थी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अंतिम व्यक्ति तक खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, योजनागत प्रयास करने पड़ेंगे, मिड डे मील, पीडीएस, अंत्योदय अन्न योजना आदि के माध्यम से, है ना। अब इसका अल्टीमेटली परिणाम क्या हुआ, गरीबी व असमानता में कमी आई, गरीबी कम हुई, असमानता कम हुई। ठीक है, तो ये क्या था, भारतीय कृषि का चरणबद्ध रूप से विकास था, या भारतीय कृषि का नियोजन काल में, आर्थिक नियोजन काल में विकास था, या इसी को क्या बोल सकते हैं, भारतीय कृषि का विकास बोल सकते हैं, या इसी को कृषि में विकास का अनुभव बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे इस संबंध में इस तरीके से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इन्हीं चीज़ों को, जो यहाँ पे टेबल में चीज़ें लिखी गई, हमने अभी डिस्कस की, पूरी पढ़ी समझी, इन्हीं चीज़ों को आपको उस तरीके से लिखना पड़ेगा। उस तरीके से का मतलब क्या है, जो क्वेश्चन की डिमांड है। ठीक है, अब आते हैं आज के मेंस के प्रश्न में, कि आज के लिए जो आज का जो आपका मेंस का प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, जिसका उत्तर हम कल डिस्कस करने वाले हैं। तो चूंकि आज मैंने फाइल में टाइप नहीं कर पाया था, इसलिए आप लोग उस प्रश्न को चाहें तो लिख सकते हैं, जिसको कल टाइप करके डिस्कस कर लिया जाएगा, है ना। प्रश्न रहेगा 5 नंबर में रहेगा, मतलब कि 50 से 60 शब्द में आपको लिखना है। प्रश्न लिखिए, कृषि के योगदान के संबंध में जीडीपी और रोजगार योगदान के मध्य विद्यमान असमानता के कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्या प्रश्न है, फिर से सुनिएगा। कृषि के योगदान के संबंध में जीडीपी और रोजगार योगदान के मध्य विद्यमान असमानता के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर का प्रश्न रहेगा आपका, जिसको हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। कल हम कृषि की समस्याओं पर चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।